Hi everyone, welcome back. So the wait is over. UPSC today has published the notification for CAPF Assistant Commandant Exam of the year 2025. और हमेशा की तरह आप लोगों को वैकेंसीज की बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है. दिस टाइम यूपीएससी हैज़ गिवन यू अ चांस टू बिकम एन असिस्टेंट कमांडेंट विद द वैकेंसी 357. 357 वैकेंसी इस बार मिली है एंड द हाईएस्ट वैकेंसी गोज टू द सीआरपीएफ, जो कि मैंने आप हमेशा देखा है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर सीआरपीएफ रिमेन्स द लास्ट प्रेफरेंस फॉर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट. हालांकि सीआईएसएफ फर्स्ट रहती है, उसमें भी 94 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन सीआरपीएफ में दिस ईयर 204 वैकेंसी, हाईएस्ट वैकेंसी. तो 357 वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी है. फाइट कर सकते हो, अपना ड्रीम जो है अचीव कर सकते हो विद दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी. नाउ इन दिस वीडियो व्हाट आई विल टेल यू, आई विल शेयर यू द प्लान व्हाट should be your strategy for the upcoming 151 days, and it is basically 4 month and 29 days. इसके बीच में होली वगैरह आती है, आप एक दो दिन सेलिब्रेट कर सकते हो, बट मेजरली आपको क्या फोकस करना है उसके बारे में डिस्कस करूंगा. आई विल डिस्कस द नोटिफिकेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी है, आप फिजिकली आप उस हिसाब से अगर नोटिफिकेशन के हिसाब से आप देखो वो सारे पैरामीटर्स अगर आप मैच करते हो तभी इस फॉर्म को फिल करना, तभी आप अप्लाई करना. हालांकि अगर आप कहीं पे भी किसी क्राइटेरिया के अंदर अगर आप फिट नहीं बैठ रहे हो फिजिकली, एजुकेशनली, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम on this particular exam. You can go for other exams also. Now starting with the first thing, that is that this exam is of 3 stage. फर्स्ट इज रिटन टेस्ट, सेकंड इज फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट, और उसके साथ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होता है, पीएमटी जिसको हम बोलते हैं. देयर आफ्टर द थर्ड स्टेज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, दैट इज द पर्सनालिटी टेस्ट. तो फर्स्ट ये दो देखोगे, एलिमिनेशन है. रिटन टेस्ट में एलिमिनेशन होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर एलिमिनेशन होता है. तो 3 स्टेज है, साल भर की प्रोसेस है. आज अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, अगले साल मई जून के अंदर आपका इंटरव्यू होगा. आप एग्जाम इस साल फिल करोगे, 3 अगस्त को आप एग्जाम दोगे, दिसंबर में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होगे मई और जून में. तो 1 साल से भी ज्यादा की आपकी जो साइकिल है वो ध्यान से देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज number of vacancy. I have already told you, CRPF this year 204, CISF is the second highest. Thereafter you can see the SSB is the third highest, then is BSF and then is ITBP. ITBP में इस बार बहुत कम वैकेंसी, आई डू नॉट नो 4 वैकेंसीज का कैसे वो बैच निकालेंगे, कैसे वो उसको कंप्लीट करेंगे, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट. लेकिन ITBP के अंदर दिस ईयर इज ओनली 4 वैकेंसीज. अगर इसके बाद हम देखें कुछ एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा. एज लिमिट फॉर द जनरल कैंडिडेट इज 20 to 25 years. बैचलर डिग्री इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट. एट द सेम टाइम देयर इज एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट. SC SC for 5 years and OBC for 3 years. एंड एट द सेम टाइम एनी कैंडिडेट इज ऑलरेडी इन सेंट्रल सर्विस, तो उसको भी रिलैक्सेशन मिलता है एज में 5 साल का. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम पैटर्न एंड द सिलेबस. सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिलेबस अगर अभी आप तक नहीं पहुंचा है कैसे ना कैसे, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि मुसीबत में होगे. तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में देखना चाहिए. जनरल मेंटल एबिलिटी, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ पेपर 1. इसके अंदर देर आर सर्टेन थिंग्स दैट इज मेंशन्ड हियर. लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन. दीज things are already mentioned by the UPSC. ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन है. जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, कॉम्प्रिहेंशन एंड अप्रिसिएशन ऑफ साइंटिफिक फिनोमिना, ऑल दोज थिंग्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल साइंस सिलेबस, और ये सारे पेपर 1 का आपका पार्ट है. इसके साथ आप देखो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. कल्चरल इवेंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, एट द सेम टाइम स्पोर्ट्स, गवर्नेंस and societal and development issues, industry and business, globalization and the interplay among nations. ये सिलेबस मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, सुना सुना सा लग रहा होगा कभी. ऑल दोज कैंडिडेट जो इस एग्जाम में लंबे समय से हैं, शायद उसके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइमर्स के लिए मैं इस वीडियो को थोड़ा इंक्लूसिव बनाऊंगा. दूसरा पार्ट जो है सिलेबस का वो है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी. पहला इसके अंदर फीचर है कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, ह्यूमन राइट इश्यूज, एंड उसके बाद हिस्ट्री आपका जो सब्जेक्ट आता है उसके अंदर ये मेंशन है. जब भी आप हिस्ट्री पढ़ो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, एंशिएंट पढ़ो, मिडिवल पढ़ो, उसके अंदर सोसाइटल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट सबसे ज्यादा फोकस करना यूपीएससी ने लिख दिया है.
एरिया ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अच्छा खासा अगर आप देखोगे वेटेज है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात स्पेसिफिकली करूंगा कि इसमें नियरली 40 टू 50 मार्क्स का ज्योग्राफी का पार्ट पूछा जाता है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के अंदर। तो ज्योग्राफी में लिखा है फिजिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर्टेनिंग टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इकोनॉमिक एस्पेक्ट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया। तो बहुत सारी खदानें आपसे पूछी जाती हैं, कोल माइंस कहाँ पे है, कौन सा स्टैटिक मिनरल्स कहाँ पे मिलता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। नाउ दिस इज द जनरल ओवरव्यू ऑफ द पेपर वन। पेपर वन जो है आपका 10 बजे सुबह से लेके 12 बजे तक होगा। नाउ अनदर थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट आपके सामने है, रीजनिंग मैं बता चुका हूं, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो क्यूमुलेटिवली 125 क्वेश्चन है और इसमें 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज इक्वलेंट टू 0.67। 0.67 की नेगेटिव मार्किंग है। एक सही क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 250 नंबर का आपका फर्स्ट पेपर होगा। एट द सेम टाइम 250 नंबर का हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं पेपर 2 जो है आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, इट इज टोटली डिस्क्रिप्शन बेस्ड। नाउ पेपर 2 की जो टाइमिंग होगी दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी, जिसमें आपको ढेर सारी नींद आती है और आपको कोई लिखने की प्रैक्टिस भी नहीं होती इस टाइम पे। लेकिन मैं जनरली लोगों को रिकमेंड करता हूँ आप 2 से 5 बजे का जो टाइम है हमेशा स्पेसिफिकली राइटिंग के लिए निकालें अपना। उस टाइम पे अपनी मेंटल कंडीशन आप इस तरह से करें कि आप उस समय पे लिख पाएं। अब इसके साथ आप देखो, आपको यूपीएससी आपसे डिमांड क्या करता है, आपको ऐसे लिखना है। आपको 4 ऐसे लिखने हैं, हर एक ऐसे 20 नंबर का है। तो पार्ट ए के अंदर ये आपका आता है, ऐसे जो है पार्ट ए के अंदर आएगा जो कि 80 नंबर का होता है। आपके पास ऑप्शन होता है, आप ऐसे को हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर लिख सकते हो। जो भी आप एप्लीकेशन फिल करते टाइम जो भी मीडियम जो आप ऑप्ट करोगे उसी में करना है, बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज जो है आर्ग्यूमेंट्स राइटिंग, आपको 2 आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं, हर एक 20 नंबर का होता है, तो 40 नंबर आपके यहाँ से आएंगे। रिपोर्ट राइटिंग आपके 2 रिपोर्ट राइटिंग आएंगे, ईच ऑफ 10 मार्क्स, तो टोटल 20 नंबर यहाँ से। प्रेस से राइटिंग जो आपका 15 नंबर का होता है, पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन 20 नंबर का होता है, ग्रामर जो है आपकी 20-25 नंबर की होती है। तो क्यूमुलेटिवली 200 नंबर आपके यहाँ से बनते हैं। ऑन एन एवरेज हर साल 95 मार्क्स जो है पेपर 2 में मैंने देखा है, इट इज एन एवरेज स्कोर फॉर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट। 90, 120, 130 तक भी लोगों ने स्कोर किया है पेपर 2 के अंदर, बहुत ज्यादा स्कोर है वो, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज स्कोर 95 नंबर है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, क्योंकि लास्ट 4 साल से मैं पेपर 2 के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि 95 नंबर जो है 80 से 95 के बीच में मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पे लाई करते हैं। इस बार तो पेपर 2 में 2024 के अंदर 2023 के अंदर बहुत कम स्कोर रहा है, 23 के अंदर स्पेसिफिकली काफ़ी कैंडिडेट्स का। नाउ इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एवरेज स्कोर ये कैसे आएगा, क्योंकि अगर मैं एवरेज, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है 95, ओके नहीं, एवरेज स्कोर है। वर्स्ट केस सिनेरियो तो मैंने देखा है 59 तक भी लोगों के आए हैं, एंड स्टिल दे हैव गॉट द कॉल फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू में 59 मार्क्स इन पेपर 2 एंड 184 इन पेपर 1, स्टिल उसको इंटरव्यू कॉल आया। और इंटरव्यू कॉल में ही ऑल्सो गेट द कैंडिडेट ऑल्सो गॉट 98 मार्क्स, बट स्टिल ही मिस द फाइनल कट ऑफ बाय 4 मार्क्स। नाउ इसके बाद आप देखिए ऐसे में ऑन एन एवरेज मुझे ऐसे लगता है 8 से 9 नंबर मिलते हैं, आर्गुमेंट राइटिंग में 9 नंबर मिलते हैं, रिपोर्ट राइटिंग में 3 या 4 नंबर एवरेज मिलते हैं। एट द सेम टाइम प्रेसे के अंदर 6 नंबर मिलते हैं ऑन एन एवरेज, पैसेज के अंदर एट द सेम टाइम 8 से 9 नंबर मिलते हैं, और ग्रामर के अंदर 15 नंबर ऑन एन एवरेज मिलते हैं। जब आप इसको सब को ऐड ऑन करोगे, राइट, 8 जब आप 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नियरली 36, हेयर इट इज 18, हेयर इट इज 8 मार्क्स, हेयर इट इज 6 मार्क्स, हेयर इट इज 9 मार्क्स, तो क्यूमुलेटिवली इट वुड बी अराउंड 95 मार्क्स। तो ऐसे पेपर 2 में इस हिसाब से मार्क्स आपको मिलते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं बताऊंगा जिसमें आपको लगे कि पेपर 2 में आप बादशाह बन जाओगे, ये सब काम होने नहीं वाला। किसी को नहीं पता पेपर 2 में कितने मार्क्स आने वाले हैं, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। नाउ कमिंग टू द एग्जाम पैटर्न ऑफ पेपर 2, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देर आफ्टर आई विल डिस्कस कि क्या क्या आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट्स आपकी चाहिए। नाउ पहली बात जो है, पेपर 2 को बोलते हैं जनरल स्टडीज ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, 200 नंबर का ये होता है। इसमें पार्ट ए जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें ऐसे राइटिंग होती है 80 नंबर की। ये आपके सामने सिलेबस है, यूपीएससी का सिलेबस है, मैं घर से नहीं लेके आया। कंटेंट अगर आप इसका देखोगे, यहाँ पे यूपीएससी ने स्पेसिफिकली लिखा है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक रिलेटेड टू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेसिफिकली द फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी के दौरान जो भी घटनाएं हुई थी, इवेंट्स हुए थे, वो वाले स्पेसिफिकली यूपीएससी जो है उस पर फोकस करता है। दिस ईयर क्वेश्चन वाज आस्क्ड, हाँ
ट्राइबल रेजिस्टेंस टू फॉरेन रूल, ट्राइबल रेजिस्टेंस टू फॉरेन रूल दिस ईयर इन द दिस ईयर 2024 सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था, तो यहीं से आया था ये फ्रीडम स्ट्रगल, राइट। अनदर क्वेश्चन, अनदर द टॉपिक इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे, विद रिस्पेक्ट टू द रिसोर्सेज, विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट, विद रिस्पेक्ट टू द यू कैन से द वाइल्ड लाइफ, ऐसे क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं। बिकॉज दिस ईयर ऑल्सो द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्वेश्चन आया था 2024 में, अगर याद हुआ तो। पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं, जैसे डिजिटल इकोनॉमी, इस साल भी क्वेश्चन आया था, डिजिटल इकोनॉमी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी से क्वेश्चन आते हैं, ह्यूमन राइट इश्यूज से क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी, मतलब इन सब को मिक्स करके जब यूपीएससी का मन करेगा वो इसमें पूछेगा। इकोनॉमी को ज्योग्राफी से कनेक्ट करके, मॉडर्न हिस्ट्री को कहीं से भी कनेक्ट करके, मीडिया से कनेक्ट करके, पॉलिटी को कनेक्ट करके, ह्यूमन राइट इशू से, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड अंडर दिस एनालिटिकल एबिलिटी थीम, राइट। और आप ऐसे को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो, तो मैंने आपको बता दिया कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे डिवीजन होती है। आई विल नॉट गो इन डीप ऑन इट। नाउ पार्ट भी जो होता है 120 नंबर का होता है, 120 नंबर में ये सारे एस्पेक्ट आपको लिखने पड़ते हैं। पहला कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो कि 20 नंबर का है, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, आपको वो इवेलुएट करना है, वहीं पे समझना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, देन यू नीड टू आंसर सर्टेन क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जाएंगे, राइट। फिर प्रेशर राइटिंग है, आपको कंप्रेस करना है, 450 नंबर का एक आपको पैसेज मिलेगा, उसको आपको 150 वर्ड के अंदर कंप्रेस करना है, बहुत आसान है, इजी टेक्निक है। काउंटर आर्गुमेंट इसके अंदर आते हैं, काउंटर आर्गुमेंट पार्ट ए में नहीं है, पार्ट बी का पार्ट है। काउंटर आर्गुमेंट में आपको बोला, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा जो कि बहुत ही डिबेटेबल होगा, वन साइडेड होगा, सिंगल साइडेड होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जैसे जेनेटिकली इंजीनियरिंग, सॉरी द क्वेश्चन वॉज, हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी, 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था, जीएम क्रॉप आर एसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी। तो सिंगल साइडेड, वन साइडेड स्टेटमेंट मिलेंगे जिसमें बोलेंगे आपको आर्गुमेंट राइटिंग दो, मतलब स्टेटमेंट को सपोर्ट करो, स्टेटमेंट के अगेंस्ट लिखो। ऐसे आसानी से आप जो है 5 पॉइंट इन फेवर लिख दो, 5 पॉइंट इन अगेंस्ट लिख दो, ठीक ठाक। उन पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ डेटा लिख दो, फैक्ट लिख दो, फिगर लिख दो, कमेंट्री रिकमेंडेशन लिख दो, आपके 8 से 9 नंबर बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे उसके लिए मैं सेपरेट क्लास लूंगा, यहाँ पे क्लास लेना मुझे नहीं लगता एक ठीक होगा नोटिफिकेशन समझाते हुए। नाउ सिंपल ग्रामर आएंगी आपको, जिसमें एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है, आपको ट्रांसलेशन करने के लिए बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बोला जाता है, आपको नेगेटिव से पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको बोला जाता है, सिंपल से कंपाउंड करने के लिए आपको बोला जाता है, एक पर्टिकुलर वर्ड देके कि आप इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन कर दीजिए, ताकि उस पर्टिकुलर सेंटेंस फॉर्मेशन करने के बाद हम उसका मीनिंग ड्राइव कर पाए। आपको ईडियम और फ्रेजेस मिलते हैं, आपको बोलते हैं कि इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दीजिए, आपको बोलते हैं कि गिवन सेंटेंस में फिल कर दीजिए, प्रपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं, आपको करेक्ट द सेंटेंसेस के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको आर्टिकल्स के एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर, कई बार ऐसे एरर भी होते हैं एडवर्ब के एरर, कई बार मिस प्लेस्ड होते हैं वर्ब्स, जंबल्ड वर्ड होते हैं, उस तरह के वर्ड्स भी आपको मिलते हैं ग्रामर के अंदर। तो इजी ग्रामर है, सीडीएस से डिफरेंट है, लेकिन फाउंडेशन सीडीएस और सीएपीएफ की सेम बनती है, तभी आप इसको कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज a few questions, a trend of CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, स्पेशली द पेपर 2। पेपर 2 को ध्यान से देखो, पेपर 1 मैं ऑलरेडी पहले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। आई विल बेसिकली लीव दैट द वीडियोज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी में अगर हम देखोगे 2024 में क्वेश्चन आया था, 23 में क्वेश्चन आया था, 22 में क्वेश्चन आया था, तो ऑन एन एवरेज इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो औकात है 20 नंबर की है, हर साल 20 नंबर का नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन देखिए 2024 के अंदर आता है ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट, फिर आया साइबर अटैक, फिर आया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन, फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है इन्फ्लिटेटर्स आर ए थ्रेट टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी और इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी, एमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता है, सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर्स, फिर आता है सिविल रॉन्ग एमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बिगोटरी, कम्युनलिज्म जैसी चीजें जो होती हैं देश के अंदर। फिर उसके बाद आता है थोड़ा नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी कंबाइंड विद इंटरनेशनल रिलेशन, ये जो पहला क्वेश्चन है ये भी नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी कंबाइंड विद इंटरनेशनल रिलेशन, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी आपका जो है नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी कंबाइंड विद इंटरनेशनल रिलेशन। तो द ऑनर्स ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशन विद नेपाल, नेपाल के साथ रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक पार्ट है नॉलेज सिक्योरिटी का। इंडिया पाक अलायंस एंड इंडिया सिक्योरिटी क्वेश्चन है IR प्लस नॉलेज सिक्योरिटी। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म कैसे देश के लिए, देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकती है। चाइना की जो पॉलिसी है एग्रेसिव डोमिनेंस इन साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट, राइट। तो ये क्वेश्चन आपके नॉलेज सिक्योरिटी प्लस इंटरनेशनल रिलेशन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेशनल रिलेशन प्लस नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी यूपीएससी का ऑल टाइम फेवरेट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थीम। नेक्स्ट थीम देखिए, पेपर 2 के ट्रेंड देख रहे हैं हम, इंडियन पॉलिटिक्स से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन था एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैसे एक देश की डेमोक्रेसी का क्रिटिकल पिलर है। हालांकि डेमोक्रेसी के पिलर अगर आप देखोगे, मीडिया है, राइट, गवर्नमेंट है, जुडिशरी है, राइट, एग्जीक्यूटिव है। नाउ दीज आर द पिलर ऑफ अ डेमोक्रेसी। हाउ एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर फॉर द सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। पार्टी पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आया है, ये तो बिल्कुल ही कोर पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा है। पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया कैसे एक फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस बन गया, क्योंकि हमने देखा है राजनीति अब जो है परिवारवाद में तब्दील हो चुकी थी एक टाइम पे। उसके बाद देखिए थर्ड टॉपिक इज फ्रॉम द कोर पॉलिटिक्स, कैसे कॉम्प्लेक्सिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है इंडियन पॉलिटिक्स की हमें दिखती है। उसके बाद नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एक लंबे समय से काम नहीं कर रही थी। ये सारे क्या है, इवेंट बेस्ड हैं भाई साहब। दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, बहुत ज़्यादा कोर से नहीं पूछा जा रहा। आप इनके लिए पॉलिटिक्स के लिए कोई किताब मैं आपको जरूर बता दूंगा, एक किताब आती है इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के नाम से, राइट, वो पढ़ सकते हो, उसमें अच्छा खासा आपको कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन ये टोटली जो है आप करंट बेस्ड ही प्रिपरेशन करोगे तो ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद अनदर क्वेश्चन इज यूनिफॉर्म सिविल कोड से 2017 में आया था। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए सेंटर स्टेट रिलेशंस पे पूछा है। सेवंथ क्वेश्चन देखिए गवर्नर का रोल क्या रहा है, डिस्प्यूटेड है। एट्थ क्वेश्चन इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स पे पूछा गया। तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में मतलब आपको फेडरलिज्म जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना पड़ेगा अच्छा खासा। उसके बाद यहाँ से जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, यहाँ पे कोर पॉलिटिक्स है। ये पहले 4 टॉपिक जो है, लीव द फर्स्ट टॉपिक, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कोर पॉलिटिक्स, ठीक है। इसके लिए बुक पढ़नी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी। नाउ द नेक्स्ट थीम इज इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी प्लस एग्रीकल्चर। पहला क्वेश्चन है 2024 के अंदर पूछा था डिजिटल इकोनॉमी। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सीधा वर्ड आपको इकोनॉमी बोला है, डिजिटल इकोनॉमी, दैट टू इज अ डिजिटल इकोनॉमी। इसकी अपॉर्चुनिटी बता दो, इसके चैलेंजेस बता दो। दूसरा बोला कि प्राइस राइज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है प्राइस राइज, कॉजेज एंड इफेक्ट। 2022 में पूछने का रीजन ये था, कोविड आ गया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा डिसरप्शन हुआ। तो ये भी एक चीज़ देखोगे, उस समय पे इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाईएस्ट थी, 9%, 8%, 8.5% ये इन्फ्लेशन का रेट चल रहा था। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि ये क्वेश्चन पूछे ही क्यों है, डिजिटल इकोनॉमी प्राइस राइज, क्योंकि ये इवेंट बेस्ड है और यूपीएससी इशू बेस्ड एग्जाम। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें इशू दिखेगा आपको, अगर नहीं दिख रहा तो ढूंढ लो। यूपीएससी इज सीकिंग अ कैंडिडेट who can find out certain issues and solve then and there only। यहाँ नहीं करोगे तो इंटरव्यू में पूछ लेंगे आपसे, यहाँ पे आपकी थोड़ी शैलो नॉलेज काम आ जाएगी, लेकिन इंटरव्यू में इन डेप्थ कन्वर्सेशन होती है, क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन, कैंडिडेट का होराइजन कितना है। तो पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ने की आदत डाल दो, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये है एनालिटिकल टॉपिक का एक पार्ट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आपस में जोड़ के पूछा गया है। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये अगर इंडियन इकोनॉमी अच्छा बेहतर नहीं कर रही तो अनएम्प्लॉयमेंट उसका इफेक्ट है। तो इकोनॉमी का पार्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर ऑन राइज है तो देश के अंदर इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं कर रही होगी। कुछ सेक्टर जो होंगे इकोनॉमी के, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, बहुत ऐसा हो सकता है कि कोई भी सेक्टर जो है वो प्रॉब्लम में मिलेगा आपको। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी, द इकोनॉमी इज कंबाइंड विद द आईआर। Here the Chinese economic policy, how it is affecting the India and its neighboring countries. Now Chinese economic policy in countries bordering India 2021 में पूछा, 2004 में सॉरी 2019 के अंदर पूछा सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में। उसके बाद आप देखिए पांचवा क्वेश्चन है इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेल बीइंग। देखिए नया कॉन्सेप्ट आया था 2018 के अंदर, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक टाइम पे आए थे। 2014-16 के अंदर जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नए अडोप्ट किए गए। तो उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही जरूरी नहीं है, वेलबींग भी जरूरी है, फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, राइट। एक तरफ तो आपको बोल रहे हैं कि 70 घंटे काम करो, 80 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो, राइट। नो डाउट देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ वेलबींग ऑफ अ पर्सन, राइट, एट द कॉस्ट ऑफ वेलबींग ऑफ अ फैमिली और इंडिविजुअल। देयर इज अ केस ऑफ एनएस सेबेस्टियन केस, शी बेसिकली अटेम्प्टेड सुसाइड एंड ऑल बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, राइट, दैट इज देयर। सिक्स्थ क्वेश्चन इज फार्म वेयर पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक, स्ट्रेटजी चेंज नीडेड। फार्म लोन वेवर जो है ये एग्रीकल्चर का पार्ट है। एग्रीकल्चर किसका? इकोनॉमी का पार्ट है, समझ जाओ। इकोनॉमी इज अ वाइडर टर्म, एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी, राइट। एंड एट द सेम टाइम फार्म वेवर इज पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक। ये क्यों पूछा है, स्ट्रेटजी चेंज क्यों करने की जरूरत है, ये यूपीएससी आपसे पूछना चाहता है। उसके बाद कैशलेस ट्रांजेक्शन में पूछा है, क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग द रिवर्स, फार्मर सुसाइड, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, सब इशू बेस्ड मुद्दे हैं।
समझ जाओ, इशू बेस्ड है, यूपीएससी यही पूछना चाह रहा है, ठीक है। जो देखना चाहता है कि कैंडिडेट का दिमाग थोड़ा बहुत चलता है या नहीं चलता है। एनवायरनमेंट से आ गया, इस साल आया था इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ई वेस्ट पे आ गया है। उसके बाद एंडेंजर्ड स्पीसीज पे आ गया है, अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद ये थोड़ा सा एनालिटिकल एबिलिटी का है, मैं इसको मेजरली आई वांट टू राइट अंडर द थीम ऑफ एनवायरनमेंट। उसके बाद इनोवेटिव आउटलुक इन एजुकेशन, ये एनालिटिकल एबिलिटी का क्वेश्चन है। उसके बाद रिजर्वेशन सप्रेसिस सिविल डायमनिज्म, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी एट द सेम टाइम एनालिटिकल एबिलिटी। रिसेंट अचीवमेंट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ये आपका टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया। उसके बाद डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, नेट न्यूट्रलिटी इज मस्ट फॉर डिजिटल इंडिया, analytical again, mass transport system analytical again, ensuring good hygiene again analytical, nexus between health practitioners and pharmaceutical companies again analytical। दो मुद्दों को आपस में इंटरलिंक करके जब भी यूपीएससी पूछेगा एनालिटिकल एबिलिटी, और मैं दिखा दिया था आपको शुरू में ही, मैंने आपको दिखा दिया था एनालिटिकल एबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ पेपर 2 सिलेबस। यूपीएससी अगर चाहेगा वह कहीं से भी क्वेश्चन पूछना अंडर दैट थीम यूपीएससी कैन आस्क। मैंने आपको दिखा दिया किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेट न्यूट्रलिटी को डिजिटल इंडिया से पूछ लिया, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फ्यूल एक्सपेंडिचर से पूछ लिया, एंश्योरिंग गुड हाइजीन को कंपेयर करने के लिए बोला फूड सब्सिडी से, नेक्सस बिटवीन हेल्थ प्रैक्टिशनर्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बीच में बोला कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप समझिए मुद्दों को आपस में इंटर रिलेट करने के लिए यूपीएससी पूछ रहा है। अब आ जाते हैं इंडियन सोसाइटी प्लस वीमेन प्लस सोशल मीडिया के क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन आपका आया था ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के ऊपर, कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर, वीमेन की प्रेजेंस स्पोर्ट्स के अंदर, वीमेन की प्रेजेंस आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, वीमेन की प्रेजेंस कहीं पे पूछ सकते हैं, स्टेम के अंदर पूछ सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम नया कॉन्सेप्ट आया था, उसके ऊपर पूछ लिया। तो ये डिसरप्शन हुआ था जब कोविड के बाद वर्क फ्रॉम आया था, तो उसके बाद जो भी ऐसी चीज़ें होती है देश और दुनिया के अंदर कोई जो डिसरप्टिव होती हैं, यूपीएससी हमेशा उनको पकड़ता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बोला कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज के टाइम में बहुत सारी मीडिया में हमने देखा फेक न्यूज़ आती है, राइट। तो ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। उसके बाद पेरेंटिंग आज के इस कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी के अंदर एक चैलेंज कैसे बन गया है पेरेंटिंग। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के ऊपर क्वेश्चन है, सोशल मीडिया का इफेक्ट जो है सोशल रिलेशनशिप पे क्या है, ऑनलाइन गेमिंग कैसे अट्रैक्टिव है यूथ के लिए, रिजर्वेशन पे क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन क्या होती है उसके ऊपर क्वेश्चन है कि कैसी थिंग्स जो हैं वो एक आदमी को सिविलाइज्ड बता सकती है। उसके बाद अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया इज नथिंग बस ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन, ये भी क्वेश्चन आपका यूपीएससी ने पूछा है। तो मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ क्या करना है आपको। अगर आप सिर्फ आंख बंद करके फॉर्म भर देते हो, कहीं पे एडमिशन ले लेते हो, कहीं पे पढ़ाई नहीं होती है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। आप सिर्फ एडमिशन ले लोगे, पढ़ कुछ और रहे हो, आपको वर्ल्ड का ओवरव्यू दे रहे हैं, एक एक महीने तक कहानियां सुनाई जाती हैं। जब तक आप ये इनको नहीं समझोगे, एग्जाम की डिमांड नहीं समझोगे, इंटरव्यू भी होता है इसके अंदर, 5 आदमी बैठते हैं आपके सामने, राइट, एक पेन, एक पूरा बोर्ड होता है जिसमें एक प्रेसिडेंट होता है, बाकी 4 मेंबर होते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते हैं, देखते हैं बंदे में डेवलपमेंट कितनी है। ये सारी डेवलपमेंट ये प्रोसेस जो है, ये आप साल भर जब अपने आप को ग्रूम करते हो तभी आती हैं, ओवर द राइट नहीं आती, लास्ट टाइम में शॉर्टकट से नहीं आती। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक बच्चे जो होंगे ये नोटिफिकेशन देखेंगे भी नहीं, राइट। वो ऑलरेडी से स्टेज में है प्रिपरेशन, वो समझ चुके हैं कि ये नोटिफिकेशन जब आती है इट इज़ अ वे टू बेसिकली क्रिएट अ क्लाउड, राइट, और बेसिकली अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ फर्स्ट टाइमर जो इस एग्जाम के अंदर आते हैं उनका बेवकूफ़ कैसे बनाया जाएगा। दिस इज अ वे टू डू इट, बट अगेन आई एम टेकिंग अ रिस्क ऑफ टीचिंग यू समथिंग इन दिस नोटिफिकेशन ऑल्सो। आई एम मेकिंग यू अवेयर कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ह्यूमन राइट्स इशू से क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे कैपिटल पनिशमेंट इज डेटन फॉर हीनियस क्राइम, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके बाद सोशल जस्टिस से क्वेश्चन है। उसके बाद देखोगे एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज ह्यूमन राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग, फार्मर सुसाइड, फाइनेंशियल इंक्लूजन, गुड हाइजीन, चाइल्ड लेबर से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इन पे आप ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जब तक अवेयर नहीं होगे काम चलेगा नहीं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थीम से क्वेश्चन आया था, ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, इंडियन आर्मी का क्या रोल रहा है नेशन बिल्डिंग में, सरदार पटेल का क्या रोल रहा है, फिल्म्स का क्या रोल रहा है, सोशल रिफॉर्मर्स का क्या रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। तो 4-5 क्वेश्चन आपके सामने ही है। नाउ कमिंग टू दिस फियर गेम, ओके, ऐसे फियर जनरेट होता है, मैं जनरेट करके कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू जनरेट सम फियर अमंग द कैंडिडेट के थोड़ा सा देखिए 2016 के अंदर कितनी कट ऑफ थी, 290 मार्क्स पे, राइट, 290 मार्क्स पे 2016 के अंदर कट ऑफ थी।
क्या ये कट ऑफ इंक्रीज हुई है? 2017 के अंदर देखोगे 316 मार्क्स अगेन, ओके। ये जनरल कैंडिडेट की बता रहा हूँ, बाकी कैंडिडेट जो है ओबीसी की 316 पे थी, एससी की 295, एसटी की 299 और 282 मार्क्स जो है 2018 के अंदर थी, राइट। तो 282 मार्क्स उसके बाद ड्रॉप होगी, फिर 318 मार्क्स 2019 के बाद दोबारा से, राइट। जनरल कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ, बाकी जो है जो भी आप लोगों की कैटेगरी है आप उस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो, राइट। उसके बाद आप देखिए 2020 के अंदर क्या होता है, 325 मार्क्स, अगेन इट इज इंक्रीजिंग नाउ। 2021 के अंदर 345, एन इंक्रीज ऑफ 20 मार्क्स। अगेन 2022 के अंदर भी सेम कट ऑफ रहती है जनरल कैंडिडेट के लिए 345, तो अच्छी खासी इसके अंदर आप देखोगे बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। 2023 के अंदर 325 मार्क्स अगेन, सी अब 300 से ऊपर ही गेम चल रहा है, समझ रहे हो? थोड़ा बहुत डर लग रहा है, लगना चाहिए। 2024 के अंदर मैं बता देता हूं, 2024 के अंदर जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो 325 नहीं होगी, 325 से नीचे होगी, क्योंकि एग्जाम जो आप देखोगे, एग्जाम में दिस ईयर डिफिकल्ट एंड एट द सेम टाइम वैकेंसीज वर मच, वैकेंसीज ज्यादा थी, 500 से ज्यादा वैकेंसी थी और एग्जाम डिफिकल्ट था। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ नीचे आएगी, 325 से नीचे। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, आई फील कि इससे नीचे कट ऑफ होगी। एट द सेम टाइम इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरव्यू स्कोर, कितना लिबरल स्कोर और होता है और कितना टाइट स्कोर और होता है। तो अभी कहना सही नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सर कट ऑफ क्या हो सकती है? आई एम सॉरी टू से दिस, मुझे नहीं पता कट ऑफ क्या हो सकती है, एंड इट वुड बी वेरी नेव टू से एंड रॉन्ग टू से एंड प्रिडिक्ट द कट ऑफ। बहुत गलत होता है वो, बहुत गलत मैसेज जाता है अगर इफ समबडी इज डूइंग दैट। नाउ 325 मार्क्स 2023, 2024 में इससे कम रहेगा, इट डिपेंड्स, इट इज सब्जेक्टिव टू द इंटरव्यू मार्क्स। नाउ कट ऑफ ट्रेंड अब आपके सामने है। नाउ यू कैन सी कि कितना 2024 के अंदर क्या कट ऑफ हो सकते हैं, 2025 के अंदर क्या होगी। हालांकि 2024 की कट ऑफ नहीं हुई अभी तक फाइनलाइज, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। दिस इज द ट्रेंड जनरल का। 2016 के अंदर 290, 316 2017 के अंदर, 282 2018 के अंदर, 2019 के अंदर 318, फिर 2020 के अंदर 325, फिर 2021 के अंदर 345। ऐसे ट्रेंड आपको मिल रहा है और मैं कह रहा हूँ 2024 में 325 से भी नीचे मिलेगा, राइट। और 2025 के अंदर कट ऑफ क्या होगा पेपर 1 प्लस पेपर 2 का, नोबडी कैन से अनलेस एंड अनटिल द एग्जाम कैसा होगा। डिफिकल्ट होगा तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ नीचे आएगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि फाइनल स्कोर क्या होना चाहिए आपका, व्हाट शुड बी द फाइनल स्कोर। उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा बाद में कि अगर आपको सेफली एग्जाम क्वालिफाई करना है पेपर 1 प्लस पेपर 2 में आपको कितने नंबर चाहिए, उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा अच्छे से। नाउ दिस इज द ट्रेंड। 2024 के अंदर किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने आपको सामने दिखा दिया ऑलरेडी, आई हैव आल्सो मेड अ वीडियो। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड ये है, पॉलिटी की सिग्निफिकेंस कम होती जा रही है। इफ यू सी द ट्रेंड 2018 से 2024 की तरफ जब जाओगे, वेटेज नियरली आधा हो चुका है, 12 नंबर। अब यहाँ पे एट द सेम टाइम ये जो है ज्योग्राफी का जो वेटेज है वो मोरलेस सिमिलर रहा है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज कम हो चुका है, पहले जब 11 16 इस तरह से क्वेश्चन आते थे अब कम हो चुके हैं। एंशंट मेडाइवल का जो वेटेज है वो इंक्रीज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब 7 4 इस तरह से क्वेश्चन आते थे आज 12 क्वेश्चन पूछ रहा है। साइंस का वेटेज सेम रहा है, मैथ एंड रीजनिंग का वेटेज जो है सेम रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इस का टफनेस इंक्रीज हो गया, इकोनॉमिक की टफनेस इंक्रीज हो गई, करंट अफेयर्स टफ होते जा रहे हैं, मिसलेनियस जो है और भी टफ होते जा रहे हैं। तो दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फोकस ऑन इट। नाउ सी सेफ स्कोर क्या है, 158 नंबर अगर आपको लेके आने तो क्या करना पड़ेगा। पहली बात 125 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, उसमें से 95 करेक्ट चाहिए। 95 करेक्ट करोगे तो कितना होगा, इट वुड बी नियरली, आई थिंक ये ज़्यादा ही बन जाएगा, राइट। 95 इट वुड बी नियरली 180 190, तो 190 स्कोर रहेगा। और 190 में से रॉन्ग क्वेश्चन कितने हो गए आपके, 70.1/3, 1/3 इसका करोगे तो 23 हो जाएगा। तो 190 में से 23 आई थिंक इट्स अ रॉन्ग मैथ। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नियरली व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप 90 यहाँ से 90 क्वेश्चन यहाँ से ठीक कर लेते हो, सपोज 90 आपने यहाँ से ठीक कर लिए, लेट्स डू द मैथ अगेन, 90 आपने ठीक कर लिए, इट इज इक्वल टू 180। और यहाँ से 35 आपने गलत कर दिए, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 70, 70 को जब आप सॉरी यहाँ पे 40 कर लीजिए, जब यहाँ पे 90 हो गए तो 40 हो गया, सॉरी फॉर द मैथ, नॉट अ गुड इन मैथ। तो 40
इंटू 2 इट इज़ 80, और 80 को आप 3 से जब डिवाइड करोगे कितना आएगा, इट वुड बी नियरली 27 और समथिंग। ओके, तो 180 में तो 27 घटाओगे तो इट वुड बी नियरली अराउंड यही होगा, आपके सामने यही आएगा, इट वुड बी नियरली 153 और कुछ आएगा, ठीक है। तो दैट इज द नंबर। तो लेकिन अगर आप 155 से 158 के बीच में आप स्कोर कर रहे हो, अच्छा खासा स्कोर कर रहे हो, पेपर 2 में आप 95 मार्क्स लेके आ रहे हो, और इंटरव्यू में आप 100 मार्क्स लेके आते हो, 99 मार्क्स लेके आते हो, तो यू विल बी थ्रू, यू विल बी थ्रू, आई कैन से दैट। आप जो है इजीली क्वालिफाई कर लोगे इस एग्जाम को, अगर आप पेपर 1 में 158 लेके आ रहे हो और पेपर 2 के अंदर 95 और इंटरव्यू के अंदर 100 मार्क्स लेके आ रहे हो, यू विल बी थ्रू। नाउ इसके बाद आप अगर आप देखोगे एक्यूरेसी क्या है सब्जेक्ट्स की, ये भी आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक पोल कराया था जिसके अंदर मैंने देखा था कि अगर ये सब्जेक्ट्स जो हैं, अगर स्टूडेंट्स इनको प्रिपेयर करता है तो उनकी एक्यूरेसी कितनी होती है। मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पॉलिटी में 75% तक एक्यूरेसी आ सकती है, ज्योग्राफी में 80% तक, मॉडर्न हिस्ट्री में 68% तक, एनशिएट में 58% तक, साइंस में 80 तक, मैथ्स में 85 तक, इकोनॉमी में 68 तक, करंट में 65 तक, मिसलेनियस में 60% तक। लेकिन जब मैंने पोल कराया और क्लास के अंदर पोल कराया तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला सर एक्यूरेसी जो है पॉलिटी के अंदर 80 तक जा सकती है, ज्योग्राफी के अंदर 83 तक, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर 76 तक, एंशिएंट के अंदर 67, इसके साथ साइंस में 80 तक आ सकती है, 88 तक मैथ में आ सकती है, 68 जो है इकोनॉमिक्स में आ सकती है, 50% जो करंट अफेयर में आ सकता है, 50% मिससेलेनियस में। तो उनका मानना है करंट अफेयर्स में 50-50 का गेम होता है, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 50% चांसेस आर कि वो गलत होगा, 50% चांसेस आर कि वो सही होगा। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस 80%, मैथ्स एंड रीजनिंग, तो इस पर फोकस करो ना यार, अच्छा खासा वेटेज है। हर साल जब आपका पॉलिटी से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम साइंस से जब 27 क्वेश्चन आ रहे हैं और एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है, व्हाई यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दीज क्वेश्चंस। एंड सिंस दिस करंट अफेयर सेक्शन जो कि इसमें 65% या 50% तक ही आप एक्यूरेसी लेके आ सकते हो, और इसमें वेटेज ही कितना है 13 क्वेश्चंस का, इसमें आप अपना इतना दिमाग खराब करते हो, करंट अफेयर्स मैगजीन्स क्या पढ़े, क्या करे, क्या नहीं करे, मैं उनको आंसर करते हुए थक जाता हूँ। लेकिन आपको मैंने वो दिखा दिया है ना क्या करना है आपको, आपको ओवरऑल 71% की एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है, अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो। नाउ अब हम आ जाते हैं क्या आपका रोड मैप रहना चाहिए। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको 3 रिवीजन करनी है एग्जाम तक, मैं आपको बताऊंगा कि अगले 2 महीनों में आपको सिलेबस की एक रीडिंग ले लेनी चाहिए इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइमर। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, ग्रेजुएशन हो चुकी है, एग्ज़ाम देना चाहते हो, ठीक है, ये अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, 5 महीने का टाइम है, यू कैन क्रैक इट प्रोवाइडेड यू आर बेसिकली इन द राइट गाइडेंस, प्रोवाइडेड यू हैव द राइट स्ट्रेटेजी। 4 रिवीजन मिनिमम होनी चाहिए, 4 रिवीजन नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो। पहली रिवीजन 2 महीने में होनी जानी चाहिए, अगले 2 महीने के अंदर आप टेस्ट भी लिखोगे और रिवीजन भी करोगे 3 बार। पहली रिवीजन करनी मुश्किल है, जैसे ज्योग्राफी का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में 21 क्वेश्चन आते हैं और 42 नंबर की औकात इस सब्जेक्ट की है। आपको क्या करना है अगले कुछ दिनों के अंदर, ये मैं आपको मार्च का प्लान बता रहा हूँ, मार्च के ज़्यादा दिन नहीं लूंगा मैं आपके, 23 मार्च तक आपकी ज्योग्राफी निपट सकती है अगर आप 6 तारीख से शुरू हो रहे हो। तो क्या क्या करना है आपको, क्लास 6th 7th 8th तीनों एनसीईआरटी 3 दिन के अंदर खत्म करनी है। 6 7 8 होना चाहिए था, लेकिन एक आपको मैंने एक डे एक्स्ट्रा दे दिया, यू शुड बी हैप्पी। 6 8 और 9 मार्च तक आप 3 एनसीईआरटी कर दो 4 दिन के अंदर। दूसरा क्लास 9th की जो बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया, और क्लास 10th की जो बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2, ये दोनों बुक आपको दिखेंगी इस तरह से, आपको ये 2 दिन के अंदर खत्म करनी है। बहुत कम पेज है इसके अंदर, 80 90 100 इतने पेज होंगे दोनों बुक्स के अंदर, पतली सी बुक है। क्लास 11th की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट बुक है, 2 दिन के अंदर खत्म कर दो। क्योंकि उसके बाद क्लास 11th की एक और बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये थोड़ी सी टफ है, कंसेप्चुअल है, पढ़ने पड़ेंगे आपको। 3 दिन मिलते हैं इसको खत्म करने के लिए, 15 16 17। क्लास 12th की बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी, 3 दिन के अंदर इसको खत्म कर दो, 18 19 20 मार्च तक आप इसको ओवर कर दो। फिर आपके पास आएगी एक और बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ऐसी दिखती है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ऐसी दिखती है ह्यूमन ज्योग्राफी, ऐसी दिखती है फिजिकल ज्योग्राफी, ऐसी दिखती है इंडियन ज्योग्राफी, ऐसी दिखती है क्लास 6 7th एंड 8th ज्योग्राफी। ठीक है, आपको समझ में आ गया। 23 मार्च तक आपकी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, फर्स्ट रीडिंग हो जाएगी। उसके बाद आते हैं एक और सब्जेक्ट दैट इज हिस्ट्री।
हिस्ट्री में 5 सालों का ट्रेंड है, 12 क्वेश्चन आते हैं, 24 नंबर की इसकी औकात है, और हिस्ट्री में आपको एक्यूरेसी बता दी कितनी है। नाउ हिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है, ये ढेर सारी किताबें आपके सामने हैं। क्लास 6, 7th एंड 8th 3 बुक आती है, आवर पास्ट पार्ट 1, आवर पास्ट पार्ट 2, आवर पास्ट पार्ट 3। 3 दिन में 3 किताबें आप जो है कंप्लीट कर दो 24, 25, 26 मार्च तक, राइट। उसके बाद आप देखिए क्लास 12th की 3 बुक और है, थीम्स जिसको हम बोलते हैं, थीम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। क्लास 12th की बुक है, ध्यान से देखो, 6 दिन मिलते हैं, 2 डेज पर बुक, तो 2 अप्रैल तक आप इसको निपटा दो। उसके बाद लूसेंट जनरल नॉलेज की जो है, आप ये जो बुक है फास्ट रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चन देखो या फिर आपको रिवीजन लेनी हो, फास्ट रिवीजन, यू कैन गो फॉर दिस लूसेंट बुक। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो इसको। ये जनरल नॉलेज जो है हिस्ट्री के लिए एटलीस्ट रेफर करो, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए काम नहीं आएगी, हिस्ट्री के लिए लो। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम ले सकते हो, एक हफ्ता मैं आपको देता हूँ, यहाँ से 3 से 9 अप्रैल आप इसको कर सकते हो। स्पेक्ट्रम आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि थीम्स जो बुक है इसमें आपको, आप देखोगे ध्यान से, इसके अंदर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी है, ठीक है, आप उसको छोड़ सकते हो, राइट। तो दिस स्पेक्ट्रम इज ऑप्शनल नाउ डेज, क्योंकि आजकल नहीं पता यूपीएससी हिस्ट्री के क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, राइट। तो इसलिए मैं उसको बोलता हूँ, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो ले सकते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, मैंने शेड्यूल में टाइम दे दिया उसका। अब आते हैं साइंस के ऊपर। साइंस अप्रैल मंथ के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। साइंस के लिए आपको ये बुक फॉलो करनी है, क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th। हालांकि क्लास 11, 12th भी है, कुछ टॉपिक्स वहाँ से भी आते हैं, लेकिन वो तकरीबन 4 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि वो आप इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ें। उससे अलावा मैं बोलूँगा आप जनरल साइंस की एक बुक ले ली, ये लूसेट की आती है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। जो सिलेबस उसमें नहीं होता जनरल साइंस में है, ये सब्सिट्यूट कर देगा आपको। इसके बाद बुक्स की बात करें, इसके बाद रोड मैप की बात करें तो 3 दिन के अंदर तीनों किताबें आपको कंप्लीट कर देनी है। बहुत छोटी सी किताबें हैं, ठीक है, हालांकि पकड़ोगे उठाओगे हैवी लगेगी, क्लास 6, 7th, 8th की, लेकिन इसके अंदर मटेरियल बहुत कम है, टेक्स्ट बहुत चौड़ा है, आप उसको आसानी से एक किताब को एक दिन कंप्लीट कर सकते हो। तो 3 दिन के अंदर आप इसको निपटा दो। क्लास 9th और 10th की 2 बुक और है, 6 दिन के अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। पहली जो बुक है क्लास 9th की, आप 3 दिन में कर दो। क्लास 10th की जो बुक है वो ये वाली है, राइट, पीले वाली, आप इसको 3 दिन के अंदर कर सकते हो। उसके बाद जनरल साइंस की जो बुक है लूसेंट की, आप इसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बहुत सारे टॉपिक जो एनसीईआरटीज में नहीं है, इससे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी आती है और 13 क्वेश्चंस की इसकी औकात है, 26 मार्क्स। इट इज़ बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग इन योर प्रिपरेशन। एम लक्ष्मीकांत, एक ही बुक आपको फॉलो करनी है और 7 दिन में ये कंप्लीट करनी है। 19 से 26 अप्रैल के बीच में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। एट द सेम टाइम PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हो। आई हैव ऑल्सो मेड अ PYQ बैच, जिसमें CAPF, CDS, CSC, CISF, ACLDC आप प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट करें। जो भी टॉपिक आप कर रहे हो, जो भी आप सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, उसके PYQ जरूर कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एम लक्ष्मीकांत के अलावा कोई नहीं पढ़ना है, कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना है, टेस्ट सीरीज से कंप्लीट हो जाएगा जो आपका रहेगा। अब आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी एवरेज देखोगे 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, 22 क्वेश्चन। इट इज़ बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग योर प्रिपरेशन। अप्रैल और मई का मैं आपको वो दे देता हूँ, एक रोड मैप। तो श्री राम की जो बुक है, श्री राम श्रृंगम, राइट, तो श्री राम IAS में पढ़ाते थे, तो इंडियन इकोनॉमी ये बुक इन्होंने लिखी है, सेकंड एडिशन है, इसका थर्ड एडिशन भी आ चुका है, आप उसको पढ़िए। एट द सेम टाइम ये पढ़ने के साथ साथ आप इनके PYQs जो है जरूर अटेम्प्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग में एक बुक आपको पढ़नी है, दिस राजेश वर्मा ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक बुक, फास्ट ट्रैक बुक है, आप इसको पढ़िए। 10 दिन के अंदर आप ये सारे टॉपिक जो है आप कंप्लीट कर लीजिए। ऑन एन एवरेज अगर आप डेली के 3 टॉपिक भी करोगे तो 10 दिन के अंदर आपको कवर हो सकते हैं। जस्ट बेसिकली 3 दिन के अंदर आपको क्या करना है, सॉरी 1 दिन के अंदर 3 से 4 टॉपिक आपको करने हैं। आप उनके फॉर्मूलाज पढ़ें, आप प्रीवियस क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आसानी से हो जाएगा। करना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन है ही नहीं अगर आप सोचते हो कि नहीं, राइट। अगर आप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है 10 दिन वाला, स्पेशल डिवोटिंग टू मैथ्स एंड रीजनिंग, आप इसको स्किप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, डेली एक टॉपिक कर सकते हो। जो भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो, जो भी आप नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो अभी तक मैंने बताया सिलेबस, आप उसके साथ ये राजेश वर्मा की बुक है, इसमें से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। डेली यू कैन डू इट, हर रोज आप ये कर सकते हो। लेकिन ये रीजनिंग वाली जो है, इसके लिए आपको सेपरेट कोई बुक लेनी पड़ेगी, उसमें से कर लेना। तो हर दिन एक टॉपिक आप कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाला जो टाइम होगा 10 दिन वाला, आप इसको रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर जो आपका छूट गया है कंपनसेटरी डे के
तौर में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल 151 दिन, और लास्ट मैंने आपको बताया था लास्ट वुड बी 16 मई। इसके बाद आपको कितना समय और बच जाता है, मई के बाद आपका जून बच जाता है, तो 16 जून तक आपका एक महीना और हो गया। उसके बाद 16 जुलाई तक आपका एक महीना और बच गया, ये जून हो गया। उसके बाद जुलाई अगस्त, अगस्त तक नहीं बचता, फिर आपके 2.5 महीने बचते हैं लगभग, ठीक है। तो 3 अगस्त को तो आपका पेपर ही है, तो क्यूमुलेटिवली आपके पास 2.5 महीने लगभग आपके पास 75 दिन और होंगे, 75 दिन से ज़्यादा भी होंगे। 75 दिन में मैं आपकी 3 रिवीजन और करा दूंगा, जब मैं आपको एक नेक्स्ट स्ट्रेटेजी और दूंगा 75 डेज की। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड। तो इसमें आप देखिए, क्या आप 151 दिन के अंदर चार रिवीजन जो है पेपर 1 की कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आपने ये कर लिया, फर्स्ट रीडिंग 16 मई तक अगर आपने कर ली, राइट, और उसके साथ 16 मई के बाद अगर आपने 4 फुल लेंथ टेस्ट पेपर 2 के लिख दिए, कहीं पे भी आपको इंटरव्यू कॉल आने से कोई नहीं रोक सकता, आएगी ही आएगी। आप समझ लीजिए, इंटरव्यू कॉल आपको मिलेगी अगर आपने 16 मई तक एक रिवीजन, उसके बाद 3 रिवीजन और 4 फुल लेंथ टेस्ट अपने पेपर 2 के लिख दिए, प्लस एट द सेम टाइम इन बिटवीन अगर आपने 20 PYQ सोल्व कर दिए ऑफ पेपर 2, ज़्यादा नंबर नहीं दे रहा, 20 PYQ ऑफ पेपर 2 अगर आपने लिख दिए, तो मैं बता सकता हूँ आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता। फिर 20 PYQ कैसे भी करो, नींद में करो, उठ के करो, सुबह जल्दी उठ के करो, कैसे भी करो, 20 PYQ अगर आपने सोल्व कर दिए बिफोर 16th of May एंड एट द सेम टाइम कंप्लीटिंग द पेपर 1 सिलेबस 1 टाइम, तो आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। अगले 2 महीने के लिए अपने आप को बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में रखो, लास्ट में आप थोड़ा सा कंफर्ट ऑटोमेटिकली आएगा आपको, ऑटोमेटिकली। दिस इज द टाइम you can withstand that stress, you can go under certain stress, you should go under certain stress of preparation, not unnecessarily stress मतलब। so in this way you can enter into the race, आप कर सकते हो अगर फर्स्ट टाइमर हो। अगर आप ऑलरेडी रिवीजन ले चुके हो, दो तीन बार आप सिलेबस पेपर 1 की रिवीजन कर चुके हैं, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो आप ऑलरेडी कंफर्टेबल हो, राइट। फिर उसके बाद मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा। तो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द CAPF असिस्टेंट कमांडेंट नोटिफिकेशन ऑफ 2025। ये चीज़ें तो आपको मस्ट टू डू है, आपको करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल, कोई डाउट हो पूछ लेना, आई विल आंसर दैट। थैंक यू।